इसकी चुप्पी है स्पष्ट तौर पर कहा कौन चुप है और चुप्पी को तोड़ा गया है। इस पूरे संग्रह को आप पढ़ें तो ऐसी तमाम गजलें हैं, ऐसे तमाम शेर हैं कि आप समझ पाएंगे कि नूर साहब की प्रतिबद्धता किस तरह किस होगी, ये देखने और समझने की आवश्यकता है। पहले ही गजल में वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि सच बयानी का नहीं ये चुप्पियों का दौर है, अब हमारे शहर में खामोशियों का दौर है। बात है जिस तरीके से शोषण दमन लगातार जारी है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा रहे। खुद का जान पहले मुझे करने की बात है, सबको खुल जाए कि जनता की बात करना हो तो पता है क्या हो जाता है, खुद पत्ती लिखना है तो खुद लिखने मैं भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं भी लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखता। जनता की बात ना हो, जनता के सवालों की बात ना हो, सत्ता संरचना से जो टकरा न पाए, क्या करना है उसके जनता। नूर साहब सत्ता और संरचना से टकराते हैं तो ये सफल होते हैं। और इसी सवाल पूछना ये बड़ी बात है, और जो सवाल पूछ रहे हैं आप तमाम नाम जान सकते हैं, गद्दी से लेके गुरदारे से लेके दाभोलकर से लेके गौरलंके से लेके जिन्होंने सवाल पूछा है सत्ता संरचना से, वो कहाँ है ये सभी लोग जानते हैं। वर्गदार को आप जानते हैं, उन सारे लोगों को आप जानते हैं, वो कहाँ है। लेकिन यहाँ की 3 लोग पता है आपको सवाल उनसे मेरा बार बार सवाल और अपनी इसी नजर की अंतिम शेर में कहते हैं कि पूछना बिल्कुल मना है घर की मुखिया से सवाल, नूर कुछ मत बोल तानाशाहियों का दौर है, ये दौर तानाशाहियों का। अगर आप सच्चे कलाकार हैं इस दौर को पहचान पाएंगे, इस दौर को समझ पाएंगे। और इस जैसे कहा जाता है कि आज बहुत सारे लेखक मित्र आलोचक मित्र इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज का जो दौर है, कविताएं लिखी जा रही हैं, जो रचनाएं आ रही हैं, वो रचनाएं जो है नहीं क्यों है, आपकी नजर क्यों नहीं जाती? आपकी नजर जानी चाहिए ना। एक छोटे से शहर से एक किताब निकली है तो आपकी नजर इस पर जाएगी तो आपको लगता है कि आप स्पष्ट तौर पर वो जान पाएंगे। सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर आप समझ पाए तो मुझे लगता है कि हमारे दौर के महत्वपूर्ण कवि साथी हैं, मेरे मूल मित्र हैं बिहार वैभव। उनकी कविता है लगभग फूलन के लिए, और उन्होंने सवाल पूछा, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, जब अयास जुबानों के कतरे फूलन को हत्यारे कहते हैं, तब मैं पूछना चाहता हूँ गुजरात की नदियों में इसमें पानी की जगह कौन बहाया, वह कहाँ? कहीं वह देश का नेतृत्व तो नहीं कर रहा? मैं भोपाल और मुजफ्फरनगर पूछना चाहता हूँ, बाबरी और गोधरा पूछना चाहता हूँ, उन सभी हत्याकांडों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो समाज सेवा की तरह याद किए जाते हैं। ये बड़ा सवाल है और इसीलिए कहता हूँ कि संत कविता के बाद संत साहित्य भक्तिकार नहीं कहता, भक्तिकार को बार बार हो जाए एक सामाजिक आंदोलन कहता। संत कविता के बाद आज की जो कविता है, आज का जो लेखन है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए अगर इस देश में एक भी व्यक्ति गुलाम है, एक भी व्यक्ति शोषित है, दमन है, तो फिर हम इसे आजादी नहीं, सच मायने में आजादी नहीं। और नूर साहब बड़े स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि स्वतंत्रता का ये उत्सव मनाए कोई कैसे, वतन में नूर अगर कोई दास बाकी है। अगर एक भी व्यक्ति है इस तरीके का तो आप कैसे बना सकते हैं? मुझे नहीं लगता है बना सकते। आप चलिए स्वतंत्रता के पहले से मैं थोड़ा सा आपका खाना कुछ कराना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उस कवि उस लेखक से या उस लेखक को सभी लोग उसी पेंट खुदान से विरोध करें, खुदान के माध्यम से जो सवाल पेंट हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं कि होली जैसे लोग जो किसान से मजदूर बनने के लिए विशक्त हैं, आजादी के बाद उनका क्या होगा? आजादी के बाद क्या उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, पूरी हो पाएंगी? क्या ठाकुर का कुआं
कहानी में जो पात्र है, जो गंदे पानी पीने के लिए अभिशप्त है, क्या उसे बिना भेदभाव के साफ पानी मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और आपको देखना चाहिए। इसी घटना है। आप अगर आप आपके सामने से गुजरा होगा तो आप देखेंगे कि राजस्थान में घटना हुई। तो पानी पी लेने से एक अध्यापक कितनी पिटाई की, तो जिस तरीके का भेदभाव है, जो संरचना भारतीय संरचना है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि संरचना में ज्यादा आप कैसे करोगे? अगर एक भी महिला यहाँ जो है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर महिलाएं यहाँ स्वतंत्र हैं तो मैं कहूँगा कि हमें स्वतंत्रता मिले। दलित यहाँ स्वतंत्र हैं तो मैं कहूँगा कि हमें स्वतंत्रता मिले। देश के मजदूर, किसान, लेखक, कवि, नौकरी पेशा अगर स्वतंत्र हैं तो मैं कहूँगा स्वतंत्रता मिलेगी। यदि स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसे आपको, हमको, सब लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। कम समय में अपनी बात कहूँगा। एक तो है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो ले जा रहा हूँ, बात समझिए कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप जान करेंगे कि जितने लोग मानो सच कहने के आदि जो कहते हैं कि ये जबान कटती है कट जाए, ये जबान कटती है कट जाए, मगर पाँव को हम सब बता सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। अपने आत्मसम्मान और सम्मान के साथ हम सौदा भी कर सकते हैं। ये आप से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बात और कहते हैं कि जिंदगी मुफलिसी में गुजरी है, रूह का बहुत तजर्बा है मुझे, बहुत तजर्बा है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद आत्मसम्मान और सम्मान मेरे पास है और उसकी बात को बार बार बताने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। एक आज के हालात की बात करिए, चूंकि इसका विषय वही है कि आज का क्या हालात है, आम जन में क्या हालात है, उस पर अपनी बात करते हुए कहते हैं कि कोई सुनवाई ही नहीं होती, अर्जियां चल रही है थानों। इस पर कुछ बात नहीं, और शायद इसीलिए मैं नूर साहब को रोक करके भी कहता हूँ, आज कुछ पता लगे आपको, लेकिन मैं कहता हूँ कि नूर साहब लोग की जमीन, लोग की भावना, लोग की संवेदनाओं के साथ जुड़े हुए कभी हैं। एक और बात बड़ी अद्भुत अपेक्षा में कहते हैं कि नूर के चैन क्यों नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो भारतीय सामाजिक संरचना में जो गैरबराबरी है, और इसे मैं तो बात कहता हूँ कि जितना नूर साहब मिली है, कहीं न कहीं उसके नूर में डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और मैं उनकी बात को बोलना चाहूँगा कि दर्शक को बड़ी महत्वपूर्ण बात करती है कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन हम एक विसंगतपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हर व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का समान मूल्य वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत को नकारते रहे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? आर्थिक और सामाजिक जीवन में हम और कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर अधिक समय तक उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम संकट में डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इस विसंगत को जितनी जल्दी हो सके हमें खत्म कर देना है, अन्यथा जिन्हें क्षमता जिन्हें बुरे परिणामों को झेलना पड़ता है, वे बहुत परिश्रम से इस समाज में निर्माण की गई राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को नष्ट करें। तो जनता को वापस है, तब तक जनता नहीं। और वो साहब कहते हैं कि कॉपी पेन उठाता हूँ जब हाथों में, माँ को मैं अम्बेडकर जैसा लगता हूँ। शायद मुझे लगता है कि विचारों की वजह से जनता को सारी बातें करते हैं। एक हमारे समाज की बड़ी महत्वपूर्ण, आप बुराई कह सकते हैं उससे, और उस व्यवस्था का हम बड़े अच्छे से पालन करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, दहेज प्रथा पर नूर साहब ने लिखा है कि कभी उस बात का चेहरा तो देखो जिस बेटी का रिश्ता बनता है। क्या हम कभी
क्या हम लेकर हम मोतीचंद इन सवालों की तरफ जाते हैं? तो निजी संपत्ति का मामला मुझे लगता है राम भाई डिस्कस करते हैं सारी चीजों पर, उसके मूल में निजी संपत्ति को हम बढ़ाना चाहिए, उसे कम करने की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का सही ढंग से पढ़ेंगे राज्य और कंस्टिट्यूशन की किताब है जो पढ़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा इस देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, इस देश के सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। कई लोग जो सदियों से इस देश की सारी संपत्ति पर सारे संसाधनों पर कब्जा जमा हुए बैठे हैं, उन्हें इससे बेहतर करना चाहिए। क्यों भाई आप पैदा होकर आप उन जमीनों पर पूरे संसाधनों पर आपका हो गया था, यदि नहीं हुआ तो आपको छूना। और ये जो बात नूर साहब कह रहे हैं मुझे लगता है कि बड़े करीब पहुंच जाते हैं, लोग जो बड़े करीब पहुंच जाते हैं। हमारी माताएं और बहनें शायद उस पिता के दर्द को कहती हैं, उस माँ के दर्द को कहती हैं, उस भाई के दर्द को कहती हैं। एक दो चीज है मेरे पास, उसके माध्यम से बात कह रहा हूँ। एक कुछ व्यवहार बस भैया हो होता महंगा निकले नसीब हो सूखी गेले तोता अरे सूखी गेले मैना हो सूखी गेले गौवा की लोग में बिगस अरे एक नहीं सूखे ले बेटी के बाबा हो जिगरे दहेजवा के सोगले। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं हैं ये बड़ी समस्याएं हैं। अभी इसी पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है और आप सबको देखनी चाहिए कि बिहार में जब बच्चियां पैदा होती थी तो किस तरीके से कानून के द्वारा जो है हत्या करवाई जाती है। ये अमिताभ बच्चन ने 30 सालों तक काम किया उसका बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। ये आप सभी को देखना चाहिए, आपके रूह काम है आप ऐसा करने के लिए आलम बने दरिया की का प्रयास है। इसको बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि इस बात को ज्यादा जरूरी है आपके बीच में सुनो कि बड़े स्पष्ट तौर पर एक बात है उसके कहानी का, उसका नाम पहलवान है और किसान आंदोलन का समय है और एक कार्यक्रम हो रहा होता है और पहलवान को बुलाने के लिए कोई बच्चा आता है। पहलवान स्पष्ट तौर पर कहते हैं इतने विद्वानों के बीच में क्या बोलूंगा, मना तो कर दिया लेकिन सोचने लगे कि बोलता तो क्या बोलता है। बोलता की जो पराये लूट रहे हैं उससे बचने का रास्ता तो हम सब मिलकर खोज रहे हैं, लेकिन जो अपने लूट रहे हैं अपनों को लूट रहे हैं उनसे बचाने कौन है। कितने दिनों से बेटे के घर खोज रहे हैं लेकिन हर दरवाजे से भिगोने के लिए बुलाए जाते हैं। इसलिए मोटा दहेज मैं कहता कि सभी लड़कों के बाद इस सभा में हाथ में गंगा जली उठाकर कसम खाएं कि दहेज देना हराम है। दहेज ले तो समझो अपने बेटों पर नाश होने बोलता तो बोलने के सबसे पहले खुद कसम खा। मुझे लगता है कि बड़ी समस्या है, शायद आपको को न लगता हो, इससे मैं ज्यादा की बात कर गया। आज के दौर में आप इस बात को समझिए कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं हमारे महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, नूर साहब का ध्यान ऐसी घटनाओं पर। अब वो कहते हैं कि बच के रहना कब कहाँ किसको बनाने देश का घूमते हैं अब करेंगे आदमी की शक्ति। और ये कैसे खत्म होगा, ये सारी समस्याएं कैसे खत्म होंगी। मुझे लगता है कि इस किताब के बहाने इस पर बात होनी चाहिए और मंच के साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस विषय पर बातचीत करें। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, आपने मुझे मंच दिया। सबसे मैं नूर साहब का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे मंच दिया।